और उसने निश्चय किया था कि अपने देश, अपने युग के आर्थिक पहलू को वो खूब अच्छी तरह से अपने ढंग से विश्लेषण करके देखेगा, और उसे आशा थी कि वो एक दिन ऐसा समाधान खोज निकालेगा कि मानव की बहुत सी समस्याएं हल हो जाएंगी, और आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में अगर आदमी आज खूंखार जानवर बन गया है तो एक दिन दुनिया उसकी एक आवाज पर देवता बन सकेगी। इसलिए जब वो बैठकर कानपुर की मिलों के मजदूरों के वेतन का चार्ट बनाता था या उपयुक्त साधनों के अभाव में मर जाने वाले गरीब औरतों और बच्चों का लेखा जोखा करता था, तो उसके सामने अपना कैरियर, अपनी प्रतिष्ठा, अपनी डिग्री का सपना नहीं होता था। उसके मन में उस वक्त वैसा संतोष होता था जो किसी पुजारी के मन में होता है जब वो अपने देवता की अर्चना के लिए धूप, दीप, नैवेद्य सजाता है। बल्कि चंदर थोड़ा भावुक था। एक बार तो जब चंदर ने अपने रिसर्च के सिलसिले में ये पढ़ा कि अंग्रेजों ने अपनी पूंजी लगाने और अपना व्यापार फैलाने के लिए किस तरह मुर्शिदाबाद से लेकर रोहतक तक हिंदुस्तान के गरीब से गरीब और अमीर से अमीर बाशिंदे को अमानुषिकता के साथ लूटा, तब वो फूट फूट कर रो पड़ा था। लेकिन इसके बावजूद भी उसने राजनीति में कभी डूब कर हिस्सा नहीं लिया, क्योंकि उसने देखा कि उसके जो भी मित्र राजनीति में गए वे थोड़े दिन बाद बहुत प्रसिद्धि और प्रतिष्ठा पा गए, मगर आदमियत खो बैठे। अपने अर्थशास्त्र के बावजूद वो ये समझता था कि आदमी की जिंदगी सिर्फ आर्थिक पहलू तक सीमित नहीं, और वो ये भी समझता था कि जीवन को सुधारने के लिए सिर्फ आर्थिक ढांचा बदल देने भर की जरूरत नहीं है। उसके लिए आदमी का सुधार करना होगा, व्यक्ति का सुधार करना होगा, वरना एक भरे पूरे और वैभवशाली समाज में भी आज के से अस्वस्थ और पार्श्विक वृत्तियों वाले व्यक्ति रहेंगे तो दुनिया ऐसी ही लगेगी जैसे एक खूबसूरत सजा सजाया महल जिसमें कीड़े और राक्षस रहते हों। वो ये भी समझता था कि वो जिस तरह की दुनिया का सपना देखता, वो दुनिया आज किसी की भी एक राजनीतिक क्रांति या किसी भी विशेष पार्टी की सहायता मात्र से नहीं बन सकती है। उसके लिए आदमी को अपने को बदलना होगा, किसी समाज को बदलने से काम नहीं चलेगा। इसलिए वो अपने व्यक्ति के संस्कार में निरंतर लगा रहता था और समाज के आर्थिक पहलू को समझने की कोशिश करता रहता था। यही कारण है कि अपने जीवन में आने वाले व्यक्तियों के प्रति वो बेहद ईमानदार रहता था और अपने अध्ययन और काम के प्रति वो सचेत और जागरूक रहता था, और वो अच्छी तरह समझता था कि इस तरह वो दुनिया को उस ओर बढ़ाने में थोड़ी सी मदद कर रहा है। क्योंकि अपने में भी वो सत्य की वही चिंगारी पाता था, इसलिए कवि या दार्शनिक न होते हुए भी वो इतना भावुक, इतना दृढ़ चरित्र, इतना सशक्त और इतना गंभीर था, और काम तो अपना वो इस तरह करता था जैसे वो किसी की एकाग्र उपासना कर रहा हो। इसलिए जब वो चार्ट के नक्शे पर कलम चला रहा था तो उसे मालूम नहीं हुआ कि कितनी देर से डॉक्टर शुक्ला आकर उसके पीछे खड़े हो गए। वाह, नक्शे पर तो तुम्हारा हाथ बहुत अच्छा चलता है, बहुत अच्छा। अब उसे रहने दो, लाओ देखें तुम्हारा काम कैसा चल रहा है। आज तो इतवार है ना? डॉक्टर शुक्ला पास की कुर्सी पर बैठकर बोले। चंदर, आजकल मैं एक किताब लिखने की सोच रहा हूं। मैंने सोचा है कि भारतवर्ष की जाति व्यवस्था का नए वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन और विश्लेषण किया जाए। तुम इसके बारे में क्या सोचते हो? व्यर्थ है। जो व्यवस्था आज नहीं तो कल चूर चूर होने जा रही है, उसके बारे में तुमार बांधना और समय बर्बाद करना बेकार है। चंदर ने बहुत आत्मविश्वास से कहा। यही तो तुम लोगों में खराबी है। कुछ थोड़ी सी खराबियां जाति व्यवस्था की देख लीं और उसके खिलाफ हो गए। एक रिसर्च स्कॉलर का दृष्टिकोण ही दूसरा होना चाहिए। फिर हमारे भारत की प्राचीन सांस्कृतिक परंपराओं को तो
बहुत ही सावधानी से समझने की आवश्यकता है। ये समझ लो कि मानव जाति दुर्बल नहीं है। अपने विकास क्रम में वो उन्हीं संस्थाओं, रीति रिवाजों और परंपराओं को रहने देती है जो उसके अस्तित्व के लिए बहुत आवश्यक होती हैं। अगर वे आवश्यक न हुई तो मानव उससे छुटकारा मांग लेता है। ये जाति व्यवस्था जाने कितने सालों से हिंदुस्तान में कायम है। क्या यही इस बात का प्रमाण नहीं कि यह बहुत सशक्त है, अपने में बहुत जरूरी है? अरे हिंदुस्तान की भली चलाई, चंदर बोला। हिंदुस्तान में तो गुलामी कितने दिनों से कायम है, तो क्या वो भी जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है, डॉक्टर शुक्ला बोले। मुझे भी हिंदुस्तान पर गर्व है। मैंने कभी कांग्रेस का काम किया, लेकिन मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि जरा सी आजादी अगर मिलती है हिंदुस्तानियों को तो वे उसका भरपूर दुरुपयोग करने से बाज नहीं आते और कभी भी ये लोग अच्छे शासक नहीं निकलेंगे। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं। हिंदुस्तानियों को ऐसा बना दिया है अंग्रेजों ने, वरना हिंदुस्तान ने ही तो चंद्रगुप्त और अशोक पैदा किए थे। और रही जाति व्यवस्था की बात, तो मुझे तो स्पष्ट दिख रहा है कि जाति व्यवस्था टूट रही है। कपूर बोला। रोटी बेटी की कैद थी, रोटी की कैद तो करीब करीब टूट गई। अब बेटी की कैद भी, ब्याह शादियां भी 2-1 पीढ़ी के बाद स्वच्छंदता से होने लगेंगी। अगर ऐसा होगा तो बहुत गलत होगा। इससे जातिगत पतन होता है। ब्याह शादी को कम से कम मैं भावना की दृष्टि से नहीं देखता। ये एक सामाजिक तथ्य है और उसी दृष्टिकोण से हमें देखना चाहिए। शादी में सबसे बड़ी बात होती है सांस्कृतिक समानता, और जब अलग अलग जाति में अलग अलग रीति रिवाज हैं तो एक जाति की लड़की दूसरी जाति में जाकर कभी भी अपने को ठीक से संतुलित नहीं कर सकती। और फिर एक बनिया की व्यापारिक प्रवृत्तियों की लड़की और एक ब्राह्मण का अध्ययन वृत्ति का लड़का, इनकी संतान न इधर विकास कर सकती है न उधर। ये तो सामाजिक व्यवस्था को व्यर्थ के लिए असंतुलित करना हुआ। हाँ, लेकिन विवाह को आप केवल समाज के दृष्टिकोण से क्यों देखते हैं? व्यक्ति के दृष्टिकोण से भी देखिए। अगर 2 विभिन्न जाति के लड़के लड़की अपना मानसिक संतुलन ज्यादा अच्छा कर सकते हैं तो क्यों न विवाह की इजाजत दी जाए? ओह, एक व्यक्ति के सुझाव के लिए हम समाज को क्यों नुकसान पहुंचाएं? और इसका क्या निश्चय है कि विवाह के समय यदि दोनों में मानसिक संतुलन है तो विवाह के बाद भी रहेगा ही। मानसिक संतुलन और प्रेम जितना अपने मन पर आधारित होता है उतना ही बाहरी परिस्थितियों पर। क्या जाने ब्याह के वक्त की परिस्थिति का दोनों के मन पर कितना प्रभाव है और उसके बाद संतुलन रह पाता है या नहीं। और मैंने तो लव मैरिजेस को असफल ही होते देखा है। बोलो, है या नहीं? डॉक्टर शुक्ला ने कहा। हाँ, प्रेम विवाह अक्सर असफल होते हैं, लेकिन संभव है वो प्रेम न होता हो। जहां सच्चा प्रेम होगा वहां कभी असफल विवाह नहीं होंगे। चंदर ने बहुत साहस करके कहा। ओह, ये सब साहित्य की बातें हैं। समाज शास्त्र की दृष्टि से या वैज्ञानिक दृष्टि से देखो। अच्छा खैर, अभी मैंने उसकी रूपरेखा बनाई है, लिखूंगा तो तुम सुनते चलना। लाओ, वो निबंध कहाँ है? डॉक्टर शुक्ला बोले। चंदर ने उन्हें टाइप की हुई प्रतिलिपि दे दी। उलट पुलट कर डॉक्टर शुक्ला ने देखा और कहा, ठीक है। अच्छा चंदर, अपना काम इधर ठीक ठीक कर लो। अगले इतवार को लखनऊ कॉन्फ्रेंस में चलना है। अच्छा, क्या कार पर चलेंगे या ट्रेन से? ट्रेन से। अच्छा, घड़ी देखते हुए उन्होंने कहा, अब जरा मैं काम से चल रहा हूं, तुम ये चार्ट बना डालो और एक निबंध लिख डालना। पूर्वी जिलों में शिशु मृत्यु, प्रांत के स्वास्थ्य विभाग ने एक पुरस्कार घोषित किया है। डॉक्टर शुक्ला चले गए। चंदर ने फिर चार्ट में हाथ लगाया। चंदर के जाने के जरा ही देर बाद पापा आए और खाने बैठे। सुधा ने रसोई की रेशमी धोती पहनी और पापा को पंखा झलने बैठ गई। सुधा अपने पापा की सिर चढ़ी दुलारी बिटियों में से थी और इतनी बड़ी हो जाने पर भी वो दुलार दिखाने से बाज नहीं आती थी। फिर आज तो उसने पापा की प्रिय नान खताई अपने हाथ से बनाई थी। आज तो दुलार दिखाने का उसका हक था
और भली बुरी हर तरह की जिद का मंजूर करना ये पापा की मजबूरी थी। मुश्किल से डॉक्टर साहब ने अभी 2 कौर खाए होंगे कि सुधा ने कहा, नान खताई खाओ पापा। डॉक्टर शुक्ला ने एक नान खताई तोड़कर खाते हुए कहा, बहुत अच्छी है। खाते खाते उन्होंने पूछा, सोमवार को कौन दिन है सुधा? सोमवार को कौन दिन है? सोमवार को मंडे है, सुधा ने हंसकर कहा। डॉक्टर शुक्ला भी अपनी भूल पर हंस पड़े। अरे देख तो मैं कितना भुलक्कड़ हो गया हूं। मेरा मतलब था कि सोमवार को कौन तारीख है? 11 तारीख, सुधा बोली। क्यों? कुछ नहीं, 10 को कॉन्फ्रेंस है और 14 को तुम्हारी बुआ आ रही हैं। बुआ आ रही हैं और बिनती भी आएगी। हाँ, उसी को तो पहुंचाने आ रही हैं। विदुषी का केंद्र यहीं तो है। आहा, तब तो बिनती 3 महीने यहीं रहेगी। पापा, अब बिनती को यहीं बुला लो, मैं बहुत अकेली रहती हूँ। हाँ, अब तो जून तक यहीं रहेगी, फिर जुलाई में उसकी शादी होगी, डॉक्टर शुक्ला ने कहा। अरे अभी से? अभी उसकी उम्र ही क्या है? सुधा बोली। क्यों, तेरे बराबर है। अब तेरे लिए भी तेरी बुआ ने लिखा है। नहीं पापा, हम ब्याह नहीं करेंगे, सुधा ने मचल कर कहा। तब? बस हम पढ़ेंगे, एफए कर लेंगे, फिर बीए, फिर एमए, फिर रिसर्च, फिर बराबर पढ़ते जाएंगे, फिर एक दिन हम भी तुम्हारे बराबर हो जाएंगे। क्यों पापा? पागल नहीं तो, बातें तो सुनो इसकी। ला 2 नान खताई और दे, शुक्ला हंसकर बोले। नहीं, पहले तो कबूल दो, तब हम नान खताई देंगे। बताओ, ब्याह तो नहीं करोगे? सुधा ने 2 नान खताई हाथ में उठाकर कहा। ला रख। नहीं, पहले बता दो। अच्छा अच्छा, नहीं करेंगे। सुधा ने दोनों नान खताइयां रखकर पंखा झलना शुरू कर किया। इतने में फिर नान खताइयां खाते हुए डॉक्टर शुक्ला बोले, तेरी सास तुझे देखने आएगी तो यही नान खताइयां तुमसे बनवा कर खिलाएंगे। फिर वही बात, सुधा ने पंखा पटक कर कहा। अभी तुम वादा कर चुके हो कि ब्याह नहीं करोगे। हाँ हाँ, ब्याह नहीं करूंगा, ये तो कह दिया मैंने, लेकिन तेरा ब्याह नहीं करूंगा ये मैंने कब कहा? हाँ, ये तो फिर झूठ बोल गए तुम, सुधा बोली। अच्छा है, चलो उधर, महाराजिन ने डांट कर कहा। इतनी बड़ी बिटिया हो गई, मारे दुलार के बर्रानी जात है। महाराजिन पुरानी थी और सुधा को डांटने का पूरा हक था उसे, और सुधा भी उसका बहुत लिहाज करती थी। वो उठी और चुपचाप जाकर अपने कमरे में लेट गई। 12 बज रहे थे। वो लेटी लेटी कल रात की बात सोचने लगी। क्लास में क्या मजा आया था कल। गेसू कितनी अच्छी लड़की है। इस वक्त गेसू के यहाँ खाना पीना हो रहा होगा और फिर सब लोग मिलकर गाएंगे। कौन जाने, शायद दोपहर को कव्वाली भी हो। इन लोगों के यहाँ कव्वाली इतनी अच्छी होती है। सुधा सुन नहीं पाएगी और गेसू ने भी कितना बुरा माना होगा। और ये सब सिर्फ चंदर की वजह से। चंदर हमेशा उसके आने जाने उठने बैठने में कतरबौत करता रहता है। एक बार वो अपने मन से लड़कियों के साथ पिकनिक में चली गई। वहीं चंदर के बहुत से दोस्त भी थे। एक दोस्त ने जाकर चंदर से जाने क्या कह दिया कि चंदर उस पर बहुत बिगड़ा, और सुधा कितनी रोई थी उस दिन। ये चंदर बहुत खराब है। सच पूछो तो अगर कभी कभी वो सुधा का कहना मान लेता है तो उससे दुगना सुधा पर रौब जमाता है और सुधा को रुला रुला कर मार डालता है। खुद अपने आप दुनिया भर में घूमेंगे, अपना काम होगा तो चलो सुधा अभी करो फौरन, और सुधा का काम होगा तो अरे भाई क्या करें भूल गए। अब आज ही देखो, सुबह 8 बजे आए और अब देखो 2 बजे भी जनाब आते हैं या नहीं, और कह गए हैं 2 बजे तक के लिए, तो 2 बजे तक सुधा को चैन नहीं पड़ेगी, न नींद आएगी न किसी काम में तबीयत लगेगी। लेकिन अब ऐसे काम कैसे चलेगा? इम्तिहान को कितने थोड़े दिन रह गए हैं और सुधा की तबीयत सिवा पोइट्री के और कुछ पढ़ने में लगती ही नहीं। कब से वो चंदर से कह रही है थोड़ा सा इकोनॉमिक्स पढ़ा दो, लेकिन ऐसा स्वार्थी है कि बस चाय पी ली, नान खताई खा ली और रुला लिया और फिर अपने मस्त साइकिल पर घूम रहे हैं। यही सब सोचते सोचते सुधा को नींद आ गई और 3 बजे जब गेसू आई तो भी सुधा सो रही थी। पलंग के नीचे डीएमसी का गोला खुला हुआ था और तकिए के पास क्रोशिया पड़ी थी। सुधा थी बड़ी प्यारी, बड़ी खूबसूरत, और खास तौर से उसकी पलकें तो अपराजिता के फूलों को मात करती थीं। और थी इतनी गोरी
गुदकारी के कहीं पर दबा दो तो फूल खिल जाए। मूंगिया होठों पर जाने कैसा अछूता गुलाब मुस्कुराता था, और बाहें तो जैसे बेले की पाखुरियों की बनी हों। गेसु आई। उसके हाथ में मिठाई थी जो उसकी माँ ने सुधा के लिए भेजी थी। वो पल भर खड़ी रही, फिर उसने मेज पर मिठाई रख दी और क्रोशिया से सुधा की गर्दन गुदगुदाने लगी। सुधा ने करवट बदल ली। गेसु ने नीचे पड़ा हुआ डोरा उठाया और आहिस्ता से उसका चुटीला डोरे के एक छोर में बांधकर दूसरा छोर मेज के पाए में बांध दिया, और उसके बाद बोली, सुधा, सुधा उठो। सुधा चौंक कर उठ गई और आंखें मलते मलते बोली, अब 2 बजे हैं, लाए उन्हें या नहीं? ओहो, उन्हें लाए या नहीं? किसे बुलाया था रानी 2 बजे? जरा हमें भी तो मालूम हो। गेसु ने बाह में चुटकी काटते हुए पूछा। उफ़्फो, सुधा बाह झटक कर बोली, मार डाला, बेदर्द कहीं की। ये सब अपने उन्हीं अख्तर मियाँ को दिखाया कर। और ज्यों ही सुधा ने सिर ढकने के लिए पल्ला उठाया तो देखा कि चोटी डोर में बंधी हुई है। इसके पहले कि सुधा कुछ कहे, गेसु बोली, या सनम, जरा पढ़ाई तो देखो। मैंने तो सुना था कि नींद ना आए इसलिए लड़के अपनी चोटी खूंटी में बांध लेते हैं, पर यह नहीं मालूम था कि लड़कियां भी अब वही करने लगी हैं। सुधा ने चोटी से डोर खोलते हुए कहा, मैं ही सताने को रह गई हूं। अख्तर मियाँ की चोटी बांधकर नचाना उन्हें अभी से बेताब क्यों हुई जाती है? अरे रानी, उनके चोटी कहाँ, मियाँ हैं मियाँ। चोटी ना सही, दाढ़ी सही। दाढ़ी खुदा खैर करे, मगर वो दाढ़ी रख लें तो मैं उनसे मोहब्बत तोड़ लूं। सुधा हंसने लगी। ले, अम्मी ने तेरे लिए मिठाई भेजी है, तू आई क्यों नहीं? क्या बताऊं? बताऊं कुछ नहीं। अब कब आएगी तू? गेसु, सुनो, इसी मंगल, नहीं, बृहस्पति को बुआ आ रही हैं, वो चली जाएंगी, तब आऊंगी मैं। अच्छा, अब मैं चलूं? अभी कामिनी और प्रभा के यहां मिठाई पहुंचानी है। गेसु मुड़ते हुए बोली। अरे बैठो भी। सुधा ने गेसु की ओढ़नी पकड़कर उसे खींचकर बिठलाते हुए कहा, अभी आए हो, बैठे हो, अभी दामन संभाला है। आहा, अब तो तू भी उर्दू शायरी कहने लगी, गेसु ने बैठते हुए कहा। तेरा ही मर्ज लग गया, सुधा ने हंसकर कहा। देख कहीं और भी मर्ज न लग जाए, वरना फिर तेरे लिए भी इंतजाम करना होगा, गेसु ने पलंग पर लेटते हुए कहा। अरे ये वो गुड़ नहीं कि चींटे खाएं। देखूंगी और देखूंगी। क्या देख रही हूं? इधर पिछले 2 साल से कितनी बदल गई है तू। पहले कितना हंसती बोलती थी, कितनी लड़ती झगड़ती थी, और अब कितनी हंसने बोलने पर भी गुमसुम हो गई है तू। और वैसे हमेशा हंसती रहे चाहे, लेकिन जाने किस ख्याल में डूबी रहती है हमेशा, गेसु ने सुधा की ओर देखते हुए कहा। धत पगली कहीं की, सुधा ने गेसु के एक हल्की सी चपत मार कर कहा, ये सब तेरे अपने ख्याली पुलाव हैं। मैं किसी के ध्यान में डूबूंगी, यह हमारे गुरु ने नहीं सिखाया। गुरु तो किसी के नहीं सिखाते सुधा रानी, बिल्कुल सच सच। क्या कभी तुम्हारे मन में किसी के लिए मोहब्बत नहीं जागी? गेसु ने बहुत गंभीरता से पूछा। देख गेसु, तुझसे मैंने आज तक तो कभी कुछ नहीं छिपाया, न शायद कभी छिपाऊंगी। अगर कभी कोई बात होती तो तुझसे छिपी न रहती, और रहा मोहब्बत का तो सच पूछ तो मैंने जो कुछ कहानियों में पढ़ा है कि किसी को देखकर मैं रोने लगूं, हंसने लगूं, गाने लगूं, पागल हो जाऊं, ये सब कभी मुझे नहीं हुआ। और रही कविताएं, तो उनमें की बातें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। कीट्स की कविताएं पढ़कर ऐसा लगा है अक्सर कि मेरी नसों का कतरा कतरा आंसू बनकर छलकने वाला है, लेकिन वो महज कविता का असर होता है। महज कविता का असर? गेसु ने पूछा। कभी किसी खास आदमी के लिए तेरे मन में हंसी या आंसू नहीं उमड़ते? कभी अपने मन को जांच कर तो देख, कहीं तेरी नाजुक ख्याली के पर्दे में किसी एक की सूरत तो नहीं छिपी है? नहीं गेसु बानो, नहीं। इसमें मन को जांचने की क्या बात है? ऐसी बात होती और मन किसी के लिए झुकता तो क्या खुद मुझे नहीं मालूम होता? सुधा बोली। लेकिन तुम ऐसा क्यों सोचती हो? बात यह है सुधी, गेसु ने सुधा को अपनी गोद में खींचते हुए कहा। देखो, तुम मुझसे इल्म में ऊंची हो, तुमने अंग्रेजी शायरी छान डाली है,
लेकिन जिंदगी से जितना मुझे साबका पड़ चुका है अभी तुम्हें नहीं पड़ा। अक्सर कब, कहाँ और कैसे मन अपने को हार बैठता है ये खुद हमें पता नहीं लगता। मालूम तब होता है जब जिसके कदम पर हमने सिर रखा है वो झटके से अपने कदम घसीट ले। उस वक्त हमारी नींद टूट जाती है और तब हम जाकर देखते हैं कि अरे हमारा सिर तो किसी के कदमों पर रखा हुआ था और उनके सहारे आराम से सोते हुए हम सपना देख रहे थे कि हमारा सिर कहीं झुका ही नहीं। और मुझे जाने तेरी आंखों में इधर क्या दिख रहा है कि मैं बेचैन हो उठी हूं। तूने कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन मैंने देखा कि नाजुक अशआर तेरे दिल को उस जगह छू लेते हैं जिस जगह उसी को छू सकते हैं जो अपना दिल किसी के कदमों पर चढ़ा चुका हो। और मैं ये नहीं कहती कि तूने मुझसे छिपाया है, कौन जानता है तेरे दिल ने खुद तुझसे ये राज छिपा रखा हो। और सुधा के गाल थपथपाते हुए गेसु बोली, लेकिन मेरी एक बात मानेगी तू कभी इस दर्द को मोल न लेना, बहुत तकलीफ होती है। सुधा हंसने लगी। तकलीफ की क्या बात, तू तो है ही, तुझसे पूछ लूंगी इसका इलाज। मुझसे पूछकर क्या कर लेगी, दर्द दिल क्या बांटने की चीज है, बांट लें अपने पराए दर्द दिल। नहीं, तू बड़ी सुकुमार है, तू इन तकलीफों के लिए बनी नहीं मेरी चंपा। और गेसु ने उसका सिर अपनी छाती में छिपा लिया। टन से घड़ी ने 3:30 बजाए। सुधा ने अपना सिर उठाया और घड़ी की ओर देखकर कहा, ओफो, 3:30 बज गए और अभी तक गायब। किसके इंतजार में बेताब है तू? गेसु ने उठकर पूछा। बस दर्द दिल, मोहब्बत, इंतजार, बेताबी, तेरे दिमाग में तो यही सब भरा रहता है आजकल, वही तू सबको समझती है। इंतजार बिंतजार नहीं, चंदर अभी मास्टर लेकर आएंगे, अब इम्तिहान कितना नजदीक है। हाँ, ये तो सच है। और अभी तक मुझसे पूछ क्या पढ़ाई हुई है। असल बात तो ये है कि कॉलेज में पढ़ाई हो तो घर में पढ़ने में मन लगे, और राजा कॉलेज में पढ़ाई नहीं होती। इससे अच्छा सीधे यूनिवर्सिटी में बीए करते तो अच्छा था। मेरी तो अम्मी ने कहा कि वहां लड़के पढ़ते हैं, वहां नहीं भेजूंगी। लेकिन तू क्यों नहीं गई सुधा? मुझे भी चंदर ने मना कर दिया था, सुधा बोली। सहसा गेसु ने एक क्षण को सुधा की ओर देखा और कहा, सुधी, तुझसे एक बात पूछूं? हाँ। अच्छा, जाने दे, पूछो ना। नहीं, पूछना क्या, खुद जाहिर है। क्या? कुछ नहीं, पूछो ना। अच्छा, फिर कभी पूछ लेंगे, अब देर हो रही है, आधा घंटा हो गया, कोचवान बाहर खड़ा है। सुधा गेसु को पहुंचाने बाहर तक आई। कभी हसरत को लेकर आओ, सुधा बोली। अब पहले तुम आओ, गेसु ने चलते चलते कहा। हाँ, हम तो बिनती को लेकर आएंगे और हसरत से कह देना, तभी उसके लिए तोहफा लाएंगे। अच्छा, सलाम। और गेसु की गाड़ी मुश्किल से फाटक के बाहर गई होगी कि साइकिल पर चंदर आते हुए दिख पड़ा। सुधा ने बहुत गौर से देखा कि उसके साथ कौन है, मगर वो अकेला था। सुधा सचमुच झल्ला गई। आखिर लापरवाही की हद है। चंदर को दुनिया भर के काम याद रहते हैं, एक सुधा से जाने क्या खार खाए बैठा है वो कि सुधा का काम कभी नहीं करेगा। इस बात पर सुधा कभी कभी दुखी हो जाती है, और घर में किससे वो कहे काम के लिए। खुद कभी बाजार नहीं जाती। नतीजा ये होता है कि वो छोटी से छोटी चीज के लिए मोहताज होकर बैठ जाती है, और काम नौकरों से करवा भी ले, पर अब मास्टर तो नौकर से नहीं ढूंढवाया जा सकता, ऊन तो नौकर नहीं पसंद कर सकता, किताबें तो नौकर नहीं ला सकता, और चंदर का ये हाल है। इसी बात पर कभी कभी उसे रुलाई आ जाती है। चंदर ने आकर बरामदे में साइकिल रखी और सुधा का चेहरा देखते ही वो समझ गया। काहे मुंह बना रखा है, 5 बजे मास्टर साहब आएंगे तुम्हारे, अभी उन्हीं के यहां से आ रहे हैं। बेसरिया को जानती हो, वही आएंगे। और उसके बाद चंदर सीधा स्टडी रूम में पहुंच गया। वहां जाकर देखा तो आराम कुर्सी पर बैठे ही बैठे डॉक्टर शुक्ला सो रहे हैं। अतः उसने अपना चार्ट और पेन उठाया और ड्राइंग रूम में आकर चुपचाप काम करने लगा। बड़ा गंभीर था वो। जब इंक घोलने के लिए
اس نے سدھا سے پانی نہیں مانگا اور خود گلاس لا کر آنگن میں پانی لینے لگا، تب سدھا سمجھ گئی کہ آج دماغ کچھ بگڑا ہے۔ وہ ایک دم تڑپ اٹھی۔ کیا کرے وہ؟ ویسے چاہے وہ چندر سے کتنا ہی ڈھیٹ کیوں نہ ہو، پر جب چندر غصہ رہتا تھا تب سدھا کی روح کانپ اٹھتی تھی۔ اس کی ہمت نہیں پڑتی تھی کہ وہ کچھ بھی کہے، لیکن اندر ہی اندر وہ اتنی پریشان ہو اٹھتی تھی کہ بس۔ کئی بار وہ کسی نہ کسی بہانے سے ڈرائنگ روم میں آئی، کبھی گلدستہ بدلنے، کبھی میز پوش بدلنے، کبھی الماری میں کچھ رکھنے، کبھی الماری میں سے کچھ نکالنے، لیکن چندر اپنے چارٹ میں نگاہ گڑائے رہا۔ اس نے سدھا کی اور دیکھا تک نہیں۔ سدھا کی آنکھ میں آنسو چھلک آئے اور وہ چپ چاپ اپنے کمرے میں چلی گئی اور لیٹ گئی۔ تھوڑی دیر وہ پڑی رہی، پھر پتہ نہیں کیوں وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی، خوب روئی اور پھر منہ دھو کر آ کر پڑھنے کی کوشش کرنے لگی۔ جب ہر اکشر میں اسے چندر کا اداس چہرہ نظر آنے لگا تو اس نے کتاب بند کر کے رکھ دی اور ڈرائنگ روم میں گئی۔ چندر نے چارٹ بنانا بھی بند کر دیا تھا اور کرسی پر سر ٹیکے چھت کی اور دیکھتا ہوا جانے کیا سوچ رہا تھا۔ وہ جا کر سامنے بیٹھ گئی تو چندر نے چونک کر سر اٹھایا اور پھر چارٹ کو سامنے کھسکا لیا۔ سدھا نے بڑی ہمت کر کے کہا، چندر۔ کیا؟ بڑے بھرائے گلے سے چندر بولا، ادھر دیکھو۔ سدھا نے بہت دلار سے کہا، کیا ہے؟ چندر نے ادھر دیکھتے ہوئے کہا، ارے سدھا، تم رو کیوں رہی ہو؟ ہماری بات پر ناراض ہو گئے تم؟ ہم کیا کریں، ہمارا سوبھاؤ ہی ایسا ہو گیا، پتہ نہیں کیوں تم پر اتنا غصہ آ جاتا ہے۔ سدھا کے گال پر دو بڑے بڑے موتی ڈھلک آئے۔ ارے پگلی، معلوم ہوتا ہے تمہارا تو دماغ بہت جلدی خراب ہو جائے گا۔ ہم نے تم سے کچھ کہا ہے؟ کہہ لیتے تو ہمیں سنتوش ہو جاتا۔ ہم نے کبھی کہا تم سے کہ تم کہا مت کرو، غصہ مت ہوا کرو، مگر تم تو پھر غصہ من ہی من میں چھپانے لگتے ہو۔ اسی پر ہمیں رلائی آ جاتی ہے۔ نہیں سدھی، تمہاری بات نہیں تھی اور ہم غصہ بھی نہیں تھے، پتہ نہیں کیوں من بڑا بھاری سا تھا۔ کیا بات ہے؟ اگر بتا سکو تو بتاؤ، ورنہ ہم کون ہیں تم سے پوچھنے والے؟ سدھا نے بڑے کرون سور میں کہا۔ تو تمہارا دماغ خراب ہوا ہے، ہم نے کبھی تم سے کوئی بات چھپائی؟ جاؤ اچھی لڑکی کی طرح منہ دھو ڈالو۔ سدھا اٹھی اور منہ دھو کر آ کر بیٹھ گئی۔ اب بتاؤ کیا بات تھی؟ کوئی ایک بات ہو تو بتائیں، پتہ نہیں تمہارے گھر سے گئے تو ایک نہ ایک ایسی بات ہوتی گئی کہ من بڑا اداس ہو گیا۔ آخر پھر بھی کوئی بات تو ہوئی ہی ہوگی۔ بات یہ ہوئی کہ تمہارے یہاں سے میں گھر گیا کھانا کھانے، وہاں دیکھا چاچا جی آئے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ ایک کوئی صاحب اور ہیں۔ خیر بڑی خوشی ہوئی۔ کھانا وانا کھا کر جب بیٹھے تب معلوم ہوا کہ چاچا جی میرا بیاہ طے کرنے کے لیے آئے ہیں اور ساتھ والے صاحب میرے ہونے والے سسر ہیں۔ جب میں نے انکار کر دیا تو بہت بگڑ کر چلے گئے اور بولے، ہم آج سے تمہارے لیے مر گئے اور تم ہمارے لیے مر گئے۔ تمہاری ماتا جی کہاں ہیں؟ پرتاپ گڑھ میں، لیکن وہ تو سوتیلی ہیں اور وہ تو چاہتی ہی نہیں کہ میں گھر لوٹوں، لیکن چاچا جی ضرور آج تک مجھ سے کچھ محبت کرتے تھے، آج وہ بھی ناراض ہو کر چلے گئے۔ سدھا کچھ دیر تک سوچتی رہی، پھر بولی، تو چندر تم شادی کر کیوں نہیں لیتے؟ نہیں سدھا، شادی نہیں کرنی ہے مجھے۔ میں نے دیکھا کہ جس کی شادی ہوئی کوئی بھی سکھی نہیں ہوا، سبھی کا بھوشیہ بگڑ گیا، اور کیوں ایک طوالت پالی جائے، جانے کیسی لڑکی ہو کیا ہو۔ تو اس میں کیا، پاپا سے کہو اس لڑکی کو جا کر دیکھ لیں، ہم بھی پاپا کے ساتھ چلے جائیں گے۔ اچھی ہو تو کر لو نا چندر، پھر یہیں رہنا، ہمیں اکیلا بھی نہیں لگے گا۔ کیوں؟ نہیں جی، تم تو سمجھتی نہیں ہو، زندگی نبھانی ہے کہ کوئی گائے بھینس خریدنا ہے۔ چندر نے ہنس کر کہا، آدمی ایک دوسرے کو سمجھے بوجھے پیار کرے تب بیاہ کے بھی کوئی معنی ہیں؟ تو اسی سے کر لو جس سے پیار کرتے ہو۔ چندر نے کچھ جواب نہیں دیا۔ بولو، چپ کیوں ہو گئے؟ اچھا تم نے کسی کو پیار کیا ہے چندر؟ کیوں؟ بتاؤ نا۔ شاید نہیں۔ بالکل ٹھیک، ہم بھی یہی سوچ رہے تھے ابھی۔ سدھا بولی، کیوں؟ یہ کیوں سوچ رہی تھیں؟ اس لیے کہ تم نے کیا ہوتا تو تم ہم سے تھوڑے ہی چھپاتے، ہمیں ضرور بتاتے
اور نہیں بتایا تو ہم سمجھ گئے کہ ابھی تم نے کسی سے پیار نہیں کیا۔ لیکن تم نے یہ پوچھا کیوں سدھا؟ یہ بات تمہارے من میں اٹھی کیسے؟